महाकारुणिक बुद्ध परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सादर नमन करते हुए मान्यवर साहब काशीराम जी को सत सत नमन। सभी सामने उपासक उपासिकाएं, आज मान्यवर साहब काशीराम जी का जन्मदिन है। आज पूरा विश्व उन्हें याद कर रहा है और भारत में तो उन्हें एक मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। भारत में जो भी व्यक्ति अपने आप को बहुजन कहता है, उसके लिए मान्यवर साहब काशीराम जी एक आदर्श हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, बहुजन समाज में शासक बनने का जो भाव पैदा हुआ, हम भी इस देश के हुक्मरान हैं, हमें इस देश पर शासन करना है, ये जो भाव पैदा हुआ, यह मान्यवर साहब काशीराम जी के अथक प्रयत्नों से ही हुआ। थोड़े से शब्दों में उनके जीवन को नहीं समझा जा सकता। ये बात हमारी कल्पनाओं से परे है कि जिस परिवार में कभी राजनीति की बात ना हुई हो, जिस परिवार में कभी राजनीति की चर्चा ना हुई हो, जिस समाज में कभी राजनीति के बारे में सोचा ही ना गया हो, उन परिस्थितियों से निकल करके एक व्यक्ति देश के प्रत्येक व्यक्ति में शासन करने का जज्बा पैदा कर दे, ये बात कोई सामान्य बात नहीं है। लेकिन जानते हो ये सब कैसे संभव हुआ? यह संभव हुआ बाबा साहब के विचारों से। जो बाबा साहब ने लिखा, जो बाबा साहब ने बताया, वो ठीक ठीक मान्यवर साहब काशीराम जी की समझ में आ गया। और जो जो समझ में आने लगा, त्यों त्यों जीवन रूपांतरित होने लगा। लाखों लोग हैं जो कहते हैं कि हमने बाबा साहब को पढ़ा है। लाखों लोग जो ये कहते हैं कि हमने बाबा साहब को पढ़ा है, और वो बदल नहीं रहे, वे रूपांतरित नहीं हो रहे। और साहब काशीराम जी ने कहा कि मैं तो बाबा साहब को जानता ही नहीं था। एक ही पुस्तक पढ़ी, जाति का संपूर्ण विनाश, और जाति का संपूर्ण विनाश पुस्तक पढ़ी, और पढ़ते ही जीवन के सारे बंधन टूट गए, सारी इच्छाएं बदल गई, महत्वाकांक्षाएं बदल गई, जीवन रूपांतरित हो गया। और उसके बाद एक संकल्प पैदा हुआ। और जब साहब काशीराम जी ने संकल्प लिया, उसके बाद पीछे मुड़ करके नहीं देखा। जो संकल्प शक्ति है, वही व्यक्ति को रूपांतरित करती है। और संकल्प के साथ जब व्यक्ति रूपांतरित होता है, तो उसकी ऊर्जा से करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन बदलने लगता है। जिसका संकल्प अटूट है, जिसका संकल्प वास्तव में संकल्प है, वही प्रेरणा का स्रोत बनता है। और जिसके संकल्प लचर पचर होते हैं, जिसके संकल्प
परिस्थितियां बदलते ही बदल जाते हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं होता है। एक बार संकल्प लिया तो पीछे मुड़ करके नहीं देखा। परिवार के लोग शादी की तैयारी कर रहे हैं, लड़की भी देख ली, लेकिन साहब ने फैसला किया कि मुझे शादी नहीं करनी, और सारी परिस्थितियां बदल गई। एक बार की छोटी सी घटना है। साहब की मां माता बिशन कौर उनके पास पुणे पहुंच गई और रात भर साहब पढ़ते रहे। मां ने कई बार देखा कि सो क्यों नहीं रहा, तो पूछ लिया। और काशिया बोलती थी कि काशिया क्या ढूंढ रहा है, सोता क्यों नहीं? तो जवाब था कि मां, मैं राज की चाबी ढूंढ रहा हूं जो इन किताबों में खो गई है। मैं राज की चाबी ढूंढ रहा हूं जो किताबों में खो गई है। भले ही माता बिशन कौर इसे समझ पाई या ना समझ पाई, लेकिन बहुजन समाज का प्रत्येक नौजवान जो साहब कांशीराम जी को आदर्श के रूप में देख रहा था, वो बाबा साहब के लिखे साहित्य में चाबी ढूंढने लग गया। और वो जो 70 से लेकर के 90 तक का जो समय है, उस समय देश का प्रत्येक बहुजन साहित्य में से जिंदगियों को तलाश रहा था। बाबा साहब के लिखे साहित्य में से अपने जीवन को नई आकृति देने का प्रयास कर रहा था। और जो साहब ने कहा, अपने ही जीवन में उसे पूरा किया। साहब ने कहा कि मैं बहुजन समाज को देश का हुक्मरान बनाना चाहता हूं, और अपने ही जीवन काल में बहन जी को देश का हुक्मरान बनाया। साहब ने कहा कि मैं अपने समाज की नालायकी को दूर करके लायकी पैदा करके लायक लोगों की सरकार बनाना चाहता हूं। नालायक समाज की नालायकी को भी दूर किया, लायकी भी पैदा की, सरकार भी बनाई। साहब ने कहा कि मैं न बिकने वाला समाज बना रहा हूं। आज समाज बिकता नहीं है, नेता बिक रहे हैं, समाज नहीं बिकता है। साहब जैसी शख्सियत बहुत दुर्लभ होती है। उनके संपर्क में जो भी आए वही रूपांतरित हो गया। उनके मुख से निकला एक एक वाक्य आज हमारे लिए दर्शन हो गया। साहब ने एक पुस्तक लिखी, द चमचा एज, और उसके प्रस्तावना में लिखा है साहब ने कि मैं 10 वर्षों में देश में से चमचा युग खत्म कर दूंगा। 81 में ये पुस्तक लिखी और 90 आते आते देश में चमचा युग खत्म हो गया था। वो अलग बात है कि 2000 के बाद हमारी पार्टी में चमचा एज शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि साहब ने जो लिखा था हमने उसे पढ़ा नहीं। साहब ने कहा था, हिट द हैंड विच ऑपरेट स्टूजिस, उस हाथ के चोट मारो जो चमचों को चलाते हैं। अब उस हाथ पर चोट कौन मारे, क्योंकि सारे ही तो चमचे थे। अब चमचा जिस हाथ में होता है तो चमचा कभी भी उस हाथ को चोट नहीं मार सकता। चोट तो वही मारेगा जो उस आदमी से और उस चमचे से अलग है। ऐसा कोई समाज में था ही नहीं जो देख भी सके कि चमचे कौन है और हाथ किसके हैं।
आज भी अगर बहुजन समाज में अगर कोई युवा जागरूक है तो उसकी समझ में आ सकता है, जागरूक नहीं है तो वो भी चमचा ही बनता है। जो ही साहब की विचारधारा से समझौता किया, हम बर्बाद हो गए। और जब तक साहब की विचारधारा का अनुसरण किया, हम शासक बने। तो संकल्प ऐसा हो कि लौट करके देखना ना पड़े। साहब ने कहा कि मैं संपत्ति नहीं अर्जित करूंगा। उनके नाम कोई संपत्ति नहीं थी। और जो ही शासन करने वाले लोग संपत्ति के पीछे भागने लगे, संपत्ति मिल गई, शासन चला गया। हमने संपत्ति को महत्व दिया तो शासन चला गया। अगर शासन को महत्व देते तो दोनों चीज ठहर जाती। और उन्होंने बहुत सुंदर सूत्र खोजे और आज भी हम भ्रमित हो रहे हैं। साहब ने बामसेफ का संगठन बनाया और कहा कि मैं संगठन बना रहा हूं, लेकिन ये संगठन नहीं है। बामसेफ इज नॉट ए ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ए शैडो ऑर्गेनाइजेशन। ये संगठन नहीं है, ये तो संगठन की छाया मात्र है। और कहा कि बामसेफ के लोग कर्मचारी होंगे। कर्मचारी तो होंगे, लेकिन कर्मचारियों के हित की कोई बात नहीं करेगा। साहब का विजन देखिए, बामसेफ में कर्मचारी होंगे, लेकिन कोई भी कर्मचारी, बामसेफ से संबंध रखने वाला कर्मचारी कर्मचारियों के हित की बात नहीं करेगा। बामसेफ धरने नहीं देगा, बामसेफ प्रदर्शन नहीं करेगा, बामसेफ धर्म की बात नहीं करेगा। बामसेफ सिर्फ लोगों को जगाने का काम करेगा। बामसेफ को 3 जिम्मेदारियां दी। कहा कि बामसेफ के लोग सबसे पहले टाइम देंगे, समय देंगे। फिर कहा समय के साथ साथ ट्रेजरी देंगे, धन देंगे। और तीसरा कहा वो टैलेंट भी देंगे। टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी। क्या देंगे? टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी, ट्रिपल टी। कि तुम्हें समय देना है, तुम्हें अपनी योग्यता भी देनी है, और तुम्हें धन भी देना है, और लेना कुछ नहीं है। यह लेने का कोई बात नहीं थी, सिर्फ देना ही देना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे आए जो देना तो चाह रहे थे, लेकिन देने के बदले में कीमत भी लेना चाह रहे थे। उन लोगों ने बामसेफ को तोड़ा और बामसेफ को संगठन बनाया। साहब ने कहा कि ये संगठन नहीं है, और वो कहने लगे कि हम संगठन बना रहे हैं। साहब ने कहा कि रजिस्टर्ड नहीं होगा, वो रजिस्टर्ड करने लगे। साहब ने कहा यहाँ एक ही नेता होगा, और वो हर 2 साल बाद चुनाव करके नेता बदलने लगे। जो जो साहब ने मापदंड तय किए, उस बामसेफ ने उन मापदंड के विपरीत काम किया, और आज भी बामसेफ सबसे सेफ है। कितनी टूट जाए, लेकिन बामसेफ सेफ है। इन 35 वर्षों में बामसेफ ने बस अपने आप को सेफ किया है। कौन जागे, कितने प्रदेशों में राज किया, ऐसी कोई बात नहीं करता। लेकिन संगठन रजिस्टर्ड है, संगठन अध्यक्ष बदलता है, कोई संगठन नहीं बदलता है। और साहब की विचारधारा छूट गई। याद रखना, जो ही हम अपने आदर्शों के साथ विश्वासघात करते हैं, उनके सिद्धांतों से समझौता करते हैं, अपनी बात मनवाने लगते हैं, हम पथभ्रष्ट हो जाते हैं। साहब को एक आदर्श के रूप में देखना बहुत बड़ी बात है। जिसके मन और मस्तिष्क में साहब उतर गए, उसने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। साहब को देख करके कितने लोगों ने शादी ना करने का निश्चय किया। साहब को देख करके कितने लोगों ने नौकरी ना करने का निश्चय किया और मिशन में खप गए। भले ही उनमें से अधिकांश लोग आज निराशा के भाव में हैं, लेकिन तो भी वो पीछे लौट करके नहीं जा रहे हैं।
अगर आज मान्यवर साहब कांशीराम जी को याद करना है तो उनके आदर्शों को देखो, उनके व्यक्तित्व को देखो, उनके गुणों को देखो, उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को देखो। एक दिल्ली की छोटी सी घटना बता रहा हूं। मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, ये 1 महीने से ज्यादा लंबा आंदोलन चला और दिल्ली पार्लियामेंट के सामने रोज प्रदर्शन होते थे। हजारों लोग वहां डेरा डाल के पड़े थे। खाने का समय था, पास की झुग्गी झोपड़ियों से खाना रिक्शे में भर भर के आता था, रोटी सब्जी। तो लोग झुंड बना के खाना खा रहे थे और खाना खाते खाते जैसे रोटी के किनारे कोई जले होते हैं, कोई कैसे होते हैं, वो तोड़ तोड़ करके कुछ लोगों ने डाल रखे थे। साहब आए और भी खाना वाना सब ठीक चल रहा है? बोले हाँ सब ठीक चल रहा है। देखा नहीं ये क्या कर रखा है? तो कहा साहब ये किनारे जले हुए थे। साहब ने उन्हीं में से उठाया एक मुट्ठी और खड़े खड़े उनको खाने लगे। सभी लोगों ने सब सारे उठा लिए और खा गए। उसके बाद किसी ने रोटी का एक टुकड़ा भी बर्बाद नहीं किया। आप समझ सकते हैं उनमें सिखाने का कैसा भाव था। कोई आदर्श यूं नहीं हो जाता। एक छोटी सी घटना आपने सुनी होगी, बहुत अद्भुत घटना है। साहब किसी दूसरे प्रदेश से आ रहे थे। वो दौर था जब जेब में पैसे ही नहीं होते थे और उन्होंने दिल्ली आकर के, दिल्ली से शायद हिमाचल की तरफ जाना था। मौसम सर्दी का था। साहब के पास कोट वगैरह कुछ था नहीं, तो सोचा कि चलो मैं कोट ही खरीद लूं। तो साहब ने पूछा किसी से भी कोट कहां सस्ते मिलते हैं, और सभी लोग जानते हैं दिल्ली के चांदनी चौक पे कोट सस्ते मिलते हैं। फुटपाथ पर बेचने वाले लोग सस्ते बेचते हैं। करोड़ बाग से चांदनी चौक दूर भी नहीं था, रेलवे स्टेशन नजदीक पड़ता है। साहब चले गए, कई कोट वालों से मिले। एक कोट वाले से कहा मुझे कोट दिखाओ। कोट दिखाया कि कितनी कीमत? उसने कहा साहब 100 रुपया। साहब ने कहा 100 का तो नहीं खरीद सकता, और 10-20 कम दे दो। साहब ने कहा नहीं मैं और भी कम नहीं दे सकता, और सस्ता दिखाओ और सस्ता दिखाओ। तो दुकानदार की समझ में नहीं आया। उसने कहा साहब ये तो बताओ आपको कितने रुपए का कोट चाहिए? साहब ने कहा कि मैं तो सिर्फ 5 रुपए में कोट लेना चाहता। और दुकानदार हंसा कि 5 रुपए का कोट लोगे? यहां 5 रुपए में कोट नहीं मिलता। साहब ने कहा तो यूं बता दो कहां मिलता है? उसने कहा 5 रुपए में कोट चाहिए तो शमशान घाट चले जा। शमशान घाट चले जा, वहां 5 रुपए में कोट मिल जाते हैं। और साहब वहां से पैदल ही शमशान घाट चले गए। कई किलोमीटर है वहां से, लाल किले के आगे से जाके पीछे जाना पड़ता है, 2 किलोमीटर तो होगा। तो वहां जो केयर टेकर होते हैं, साहब ने उनसे पूछा कि सुना है यहाँ कोट मिलते हैं? उसने कहा हाँ जी कोट मिलते हैं। तो दिखाओ तो कोट। एक कोट दिखाया, अच्छा सा था, पहन के देखा बिल्कुल फिट आ गया। साहब ने कहा कि कितने पैसे दूं? उसने कहा बस 5 रुपया। साहब ने 5 रुपया दिया, कोट ले लिया। और उसने बताया जी अभी जो मुर्दा जल रहा है उसी का कोट है ये, अभी आया है। और साहब ने उस कोट को 5 साल तक पहना। जिस व्यक्ति ने शमशान घाट से 5 रुपए का कोट लिया और 5 साल तक पहना हो,
आप उनकी इच्छाओं को समझ सकते हैं। जिसके मन में देश पर शासन करने का जज्बा हो और पहनने के लिए कोट भी ना हो, इन परिस्थितियों का कोई मूल्यांकन कर सकता है? देश पर शासन करने का जज्बा हो और पहनने के लिए कोट भी ना हो, और कोट भी मुर्दा व्यक्ति का खरीद करके पहना जाए, लेकिन मुर्दा व्यक्ति का कोट तो साहब ने पहना था, लेकिन मुर्दों में जान डालने का काम वो तो बिना 5 रुपए भी कर दिया था। एक मुर्दा व्यक्ति का कोट पहनने के लिए 5 रुपए खर्च करने पड़े, लेकिन करोड़ों मुर्दा लोगों में जान फूंकने के लिए साहब के पास तो 5 रुपया भी नहीं था। आंदोलन इसी का नाम है। ये आंदोलन कोई यूं ही खड़े नहीं हो जाते, जीवन खपता है तब जाकर के आंदोलन बनता है। एक छोटी सी घटना बता रहा हूं। आज से कोई 15 साल पहले हम किसी विशेष मकसद से दिल्ली में घूम रहे थे। साहब के बारे में कुछ संस्मरण नोट कर रहे थे, तो नरेला में एक अलीपुर क्षेत्र है, करनाल रोड पर दिल्ली का बॉर्डर लगता है। वहां एक किशोरीलाल नाम का पार्टी का कार्यकर्ता था। हम उसके पास चले गए। हमने कहा भी साहब का कोई संस्मरण बताओ। वो हमें घर से बाहर लेके गया। बोले जी मकान देख रहे हो, ये झंडा देख रहे हो, आओ झंडे के बारे में बताता हूं। वो अपने कमरे में बैठा, छोटा सा मकान था, बड़ा नहीं था। उसने कहा कि साहब ने झंडा लगाओ अभियान शुरू किया, और इसी अभियान के तहत वो यहाँ पर आए और मेरे को कहा भी किशोरीलाल तेरे घर पर झंडा लगा ताकि पहचान बने कि तू बहुजन समाज पार्टी का आदमी है। तो मैं लोहे की पाइप ले आया और साहब ने अपने हाथों से झंडा लगा करके उस पाइप के सहारे ऊपर खड़ा किया। तो जितने कार्यकर्ता थे सभी नारे लगाने लगे और झंडा लग करके लगाने के बाद साहब ने कहा किशोरीलाल इस झंडे को देख रहे हो, बस कोशिश करना है झंडा कभी झुकने ना पाए। और ये कहा तो साहब की आंखों से आंसू आ गए। और जब उसने ये बात हमें बताई कि साहब ने कहा कि किशोरीलाल ये झंडा झुकने ना पाए, बोला उस दिन से आज तक ये मकान टूट गया, दोबारा बन गया, लेकिन जिस जगह साहब ने अपने हाथ से झंडा लगाया था मैंने उस जगह को नहीं तोड़ा और ना उसे बदला। और ये बात कहते कहते उसकी आंखों से भी आंसू आए और हमने भी जब देखा तो रोक नहीं पाए। उनके शब्दों में जो भावनाएं थी, भावनाओं का जो संबंध था वो इतना गहरा था कि जिसने समझ लिया वही फिदा हो गया, वही समर्पित हो गया। बात भावनाओं की नहीं था, साहब में साहस भी बहुत अद्भुत था। वहीं की एक घटना है। एक दिन रात को साहब कैडर दे करके कोई 10-11 बजे थे और वहां से बुराड़ी जी के उड़ाने लगे। साहब ने कहा कि बताओ शॉर्टकट रास्ता कौन सा है, मुझे बुराड़ी जाना है। तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि साहब शॉर्ट रास्ता तो ये है, लेकिन रास्ते पे खतरा बहुत है, यहां चोर उचक्के बहुत होते हैं, राहगीरों को लूट लेते हैं, इसलिए आप लंबे रास्ते से चले जाओ। साहब ने कहा कोई बात नहीं, मैं इस छोटे रास्ते से जाऊंगा। और साहब के पास कार थी, एक ड्राइवर, बस अब निकल लिए। साहब अभी 2-1 किलोमीटर गए थे, 3 किलोमीटर गए होंगे। उन्होंने पीछे पीछे 2 मोटरसाइकिल वाले आते हुए देखे। तो साहब ने कहा कि जरूरी लूटने वाले होंगे। कहा ड्राइवर गाड़ी तेज करो।
अब गाड़ी तेज कर दी तो मोटरसाइकिल भी तेज हो गई। अब रास्ते इतने बढ़िया भी नहीं थे जितना तेज चला सकते। साहब ने कहा और तेज चलाओ, तो और तेज चलाए तो मोटरसाइकिल भी और तेज हो गई। कोई 5-7 मिनट तक तेज चलते रहे। फिर साहब ने कहा गाड़ी रोको। जो ही गाड़ी रुकी, वो दोनों मोटरसाइकिल वाले साहब के बराबर में आके खड़े हो गए। साहब एकदम से खिड़की खोल के बाहर निकले और डांटते हुए कहा, क्या बात है, क्यों पीछे लगे हो? तो उन्होंने कहा, साहब जय भीम। तो कहा कि साहब जय भीम। बोले अरे, बोले हाँ साहब, जब आप इधर से चले तब आपने सोचा कभी रास्ते में कोई खतरा ना हो, तो हम तो आपकी सुरक्षा के लिए पीछे पीछे चल दिए। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूं, खतरा था लेकिन साहब डरे नहीं। उतर करके खिड़की खोल करके डांटा, तुम कौन हो? ये बहादुरी का जज्बा ये सभी डरों से ऊपर था। तो बहुत सारे संस्मरण हैं हमारे पास लिखे हुए हैं, किताब छाप नहीं पाए, लेकिन जो कोई संस्मरण सुनाता है वो उसी काल में चला जाता है। साहब की प्रतिभा, उनका व्यक्तित्व इतना अद्भुत था, जिसने उन्हें देख लिया बस वो समझो कि धन्य हो गया। तो साहब के बारे में जितना मर्जी जान लो, उनके भाषणों को पढ़ो, उनके व्यक्तित्व को देखो, उनमें गजब का समर्पण था। बस एक घटना और बता के बात खत्म कर रहा हूं। उनका समर्पण और अनुसरण कितना महत्वपूर्ण था। जब साहब ने पार्टी बनाई तो पार्टी को रजिस्टर्ड करने के लिए चुनाव कार्यालय गए। उन्होंने कहा भी अपनी पार्टी का संविधान लेके आओ। साहब ने कहा भी संविधान भी होता, हमें तो पता नहीं, हम तो सोच रहे थे कि देश में ही संविधान होता है, पार्टी का भी संविधान होता है। बोले हाँ जी, पार्टी का भी संविधान होता है। तो बाबा साहब वहां से लौट के आए और कहा कि बाबा साहब ने अपनी पार्टी बनाई थी तो संविधान भी तो बनाया होगा। तो साहब ने बाबा साहब की रिपब्लिकन पार्टी का संविधान लिया और उसे अपना बहुजन समाज पार्टी का नाम देकर के जमा करवा दिया और पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी रखा, झंडा नीला रखा। एक दिन पत्रकार साहब से पूछने लगे कि साहब, आपने चुनाव चिन्ह हाथी क्यों रखा है और झंडा नीला क्यों रखा? साहब कहने लगे, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। बाबा साहब ने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी रखा था, झंडा नीला रखा था। बस मैंने तो बाबा साहब को देखा कि उन्होंने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी रखा था, झंडा नीला था, तो मैंने भी वही रख दिया। अगर तुम्हें ज्यादा पूछना है तो बाबा साहब से पूछो। मैं तो बाबा साहब का अनुसरण करता हूं, दिमाग नहीं लगाता हूं। कितनी बड़ी बात थी कि मैं तो बाबा साहब का अनुसरण करता हूं। जहां महापुरुषों ने दिमाग लगा लिया हो, वहां मुझे दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। कितना बड़ा सूत्र है, जहां महापुरुषों का दिमाग लगा हो, वहां हमें अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आज मान्यवर साहब कांची राम जी का जन्मदिन है। हम सब लोग उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और उनके व्यक्तित्व को बार बार याद करते हैं कि उनके जीवन का कोई ऐसा संस्मरण जो हमारे जीवन को रूपांतरित करने के काम आ जाए, इसलिए प्रतिपल उनको याद करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सबके लिए मंगल कामनाएं। सा